पार्लियामेंट विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। उपसभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदया, इस सावन में जब श्रीलंका समझौते के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बयान दिया था तो मैं उस समय कहा था कि श्रीलंका का समझौता हमारे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। इस पर मंत्री महोदय ने कहा था कि आपको गले में हड्डी दिखाई देती है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई देती है। उस समय मैंने कहा था कि 3 महीने के बाद आपको गले में हड्डी दिखाई देगी और ज़ोरदार ढंग से दिखाई देगी। उससे दर्द होगा और सारे शरीर में दर्द मालूम होगा। तो वह 3 महीने तो नहीं गुजरे, 2 महीने के बाद ही गले की हड्डी का दर्द बढ़ गया और सारे शरीर में, राष्ट्र के शरीर में वह दर्द आज व्याप्त है। मैं यह बात मानता हूँ कि श्रीलंका की जनता भारत की जनता से प्यार करती है, दोनों में मोहब्बत है, लेकिन भारत सरकार की गलती से विदेश नीति को ठीक से न समझने के कारण भारत की तस्वीर श्रीलंका की जनता के बीच और वहाँ की सरकार के बीच भी बिगड़ रही है। जब यह समझौता हुआ तो इसका स्वागत हुआ था। उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, यह जो समझौते के अंतराल से चीज़ निकल रही है वह गड़बड़ है। भारत विरोधी बयान लगातार आते जा रहे हैं। इस समझौते में हमें मिला क्या? न तो तमिल वालों को संतुष्ट कर सके और न सिंहली को संतुष्ट कर पाए। उस गरीब जनता का कोई हिस्सा हमारे पक्ष में नहीं है। ऐसी भारी गलती तो मैं समझता हूँ एक बार और हुई थी, लेकिन इससे हल्की गलती थी जिस समय तिब्बत पर भारत ने चीन की सॉवरेनिटी मानी थी। उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत सरकार का डिफेंस किया था। तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता मानना उचित नहीं है, यह कहा था, लेकिन आगे चलकर उसका नतीजा यह निकला कि हमको कई हज़ार एकड़ ज़मीन गंवानी पड़ी। आज भी चीन हमारी धरती पर बैठा हुआ है और हमेशा आंखें दिखाता रहता है, पंजे चलाता रहता है, कभी किसी भूमि के हिस्से पर और कभी किसी हिस्से पर पंजा मारता रहता है। आज श्रीलंका की स्थिति जो है वैसी स्थिति कभी खराब नहीं हुई थी। भारत का वहाँ जाना गलत था, लेकिन अब ऐसा फंस गया कि उसको बाहर निकलने में भारी कठिनाई हो रही है। इनको तत्काल निकालना चाहिए। मेरा कहना है कि एक दिन की देरी किए बिना वहाँ से बाहर आना चाहिए। यह काम उनके सुपुर्द करना चाहिए। ये लोग तर्क दे रहे हैं कि वहाँ अमेरिका आ जाएगा, वहाँ इजराइल आ जाएगा, वहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। तो क्या आज इजराइल वहाँ नहीं है? क्या आज पाकिस्तान वहाँ नहीं है? हाँ, उन्हीं के बल पर यह मुट्ठी भर LTTE आपको सता रहे हैं। हमारे इंटेलिजेंस ने भारत सरकार को धोखा दिया। इंटेलिजेंस में हमारे ऐसे लोग हैं जिनको कहा कि 48 घंटे के अंदर हम कब्जा कर लेंगे और वहाँ जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। पैरा। उपसभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संस्थान के सभी साथियों ने जो प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप हम पृथ्वी को अंतरिक्ष में भेज सके हैं, इसके लिए उन सभी कर्मचारियों, सभी वैज्ञानिकों, सभी तकनीशियनों को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए एक गौरव की बात है और इसको मैं आनंद की घटना भी मानता हूं। इससे यह भी पता चलता है कि वैज्ञानिक प्रगति की कक्षा में हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि कई देशों से आगे हैं। इस वैज्ञानिक प्रगति के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी से एक विनती करना चाहता हूं। इस दिशा में बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। हम सभी मानते हैं कि भाषा संस्कृति की वहन होती है और यह हम बात कई सालों से कहते आए हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वे भी समर्थ संस्कृति की वाहन है। मुझे राजभाषा समिति का एक सदस्य होने के नाते बार बार इस बात को देखकर दुख हुआ है कि इस देश में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। कंप्यूटर और वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अंग्रेजी को चलाने की बात कही जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस देश की संस्कृति जिसका
आप बार बार जिक्र करते हैं उसका संबंध भाषा से भी है। इस देश में अनेकों भाषाएं हैं। हिंदी इस देश की राजभाषा है और देश की जो अन्य प्रादेशिक भाषाएं हैं वे सब समर्थ भाषाएं हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा इन भाषाओं को और भी प्रबल बना सकते हैं। वैज्ञानिक साहित्य के द्वारा देश की आत्मा की एकता को और भी अधिक मजबूत बना सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए प्रादेशिक भाषाओं को समर्थ बनाने के साथ साथ देश को जोड़ने वाली राजभाषा हिंदी को भी समर्थ बना सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक इस दिशा में जितना ठोस काम होना चाहिए था, जितना ठोस काम वैज्ञानिकों के जरिए उठाना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है। शायद वे हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सभी प्रादेशिक भाषाओं की बात कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जिस स्थिति में अब हम पहुँच गए हैं, जिस अंतःकरण में पहुँचने के लिए जो वैज्ञानिक काम करना चाहिए वह भी शीघ्र किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि स्वयं प्रधानमंत्री जी इसमें रुचि लेंगे और इस एकात्मकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और वैधानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। यही मेरी विनती है। उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और उन सभी साथी ने जो आज भारत के गौरव को बढ़ाया है और इसलिए इस देश की जनता इन सभी के प्रति सदन के माध्यम से आपका आभार प्रकट करती है। पैरा। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है तो यह जो बिल उपस्थित किया गया है तो मैं इसके उद्देश्य को बहुत देर तक सोचने लगा कि उन्होंने इस तरह का बिल क्यों उपस्थित किया। बिल को पेश करने वालों को मैंने यहाँ पर देखा है कि उनको अपनी मातृभाषा से कितना प्रेम है। मैंने तो उनको ऐसा देखा जैसे कि श्री भूपेश गुप्त इंग्लैंड में पैदा हुए और वहीं उनकी मातृभाषा है और उसी में वे बोलते रहते हैं। जो स्वयं अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता उसे यहाँ मातृभाषा की तरफदारी करने का अधिकार क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि उन्होंने इसके माध्यम से केवल क्षेत्रीय भाषाओं को और उसके बोलने वालों के प्रति प्रेम प्रकट किया है तो इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए संसदीय संविधान में पहले ही अधिकार प्राप्त है। यह बात सही है कि यह सभी अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान ही आते हों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे सदस्य भी आते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानते और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। उन्हें मातृभाषा में बोलने का अधिकार होना चाहिए और वह है, इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता क्या पड़ गई, यह मैं बहुत देर तक सोचता रहा। संसद में कार्य करने के लिए संस्कृत के सिवाय जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है, संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट सभी भाषाओं के प्रयोग के लिए उपबंध किया गया है। अनुसूचित में उल्लिखित सभी भाषाओं के दर्जे में समानता की सुनिश्चितता कराना तथा संसद के कार्य को लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक दिशा प्रदान करना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में बताया है। यदि उनका यह उद्देश्य है कि अंग्रेजी तथा हिंदी के समान और भाषाओं में भी कार्य हो तो यह बता देना चाहता हूँ कि अभी तो हिंदी को भी अंग्रेजी के साथ नहीं ला सके और उसका हमारे बजट पर कितना खर्चा पड़ा। अगर यह 14 भाषाएं समान रूप से प्रयोग में आने लगे, सभी दफ्तरों में और कार्य हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इनमें भी होने लगे तो हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। यदि केवल बोलने की सुविधा की बात है तो वह पहले से ही है। यदि इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के समान सभी भाषाओं में कार्य हो तो वह बहुत खतरनाक बिल है और इसका असर
हमारे बजट पर बहुत पड़ेगा। पैरा। मेरे कहने का अर्थ है कि राज्य सहायता प्राप्त 99% सिलेंडरों की बिक्री होती है। जहां तक किसी परिवार का संबंध है, हमने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि एक उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य एलपीजी उपभोक्ता के एलपीजी कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। यह तथ्य अपने ग्राहक को जानिए फॉर्मेट के कारण सामने आया है। अब हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि धनराशि के अंतर का भुगतान करके परिवार के सदस्यों पर यह परिवार से बाहर किसी व्यक्ति के नाम पर एलपीजी कनेक्शन के पंजीकरण की अनुमति है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वास्तविक उपभोक्ताओं के पास नियमित एलपीजी कनेक्शन हो। हमने कई बातों को स्पष्ट किया है। जहां तक राज्य सहायता का संबंध है, एलपीजी सिलेंडर का जो भी बाजार मूल्य हो, हमने राज्य सहायता के मूल्य में वृद्धि नहीं की है। पूर्णविराम।